सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे बाबा साहब का ऐसा स्पीच जो बाबा साहब ने 10 जनवरी 1938 को दिया था। 10 जनवरी 1938 को दिए गए भाषण को हम आपके समक्ष रखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें आज के स्पीच का, बाबा साहब के हूबहू भाषण का विषय क्या होने वाला है। तो आज का विषय है, क्या कभी सांप और नेवला, चूहा और बिल्ली के बीच दोस्ती हो सकती है? आखिर ऐसा बाबा साहब किस परिप्रेक्ष्य में कहते हैं? इसी बात पर आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम चर्चा करने वाले हैं। यदि आपको भी ऐसा लगता है कि बाबा साहब के द्वारा इस विषय पर चर्चा की गई है, भाषण दिया गया है और ये बहुत ही जरूरी है, जानना चाहते हैं तो आप अंत तक वीडियो को वॉच कीजिएगा। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हमेशा की भांति प्रसारित किया जा रहा है बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 पेज नंबर 68 से 71 तक प्रथम भाग लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। और ये चूंकि बाबा साहब का स्पीच लंबा है इसलिए 2 भागों में ब्रेक किया गया। पहला भाग आज हम लेकर उपस्थित हैं। सोमवार दिनांक 10 जनवरी 1938 को मुंबई प्रांतीय असेंबली की बैठक मुंबई काउंसिल हॉल में शुरू हुई। कोकर, सातारा, नासिक आदि जिले के किसान भाइयों में पहले से घोषणा कर रखी थी कि वे इस बैठक के दौरान असेंबली हॉल पर जुलूस ले जाएंगे। जुलूस संगठित और योग्य तरीके से निकले और सफल हो, इसके लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी और अन्य किसान संस्थाओं के सहयोग से एक मोर्चा कमेटी चुनकर उसके नेतृत्व में किसानों का यह अपूर्व जुलूस काउंसिल तक ले जाना तय हुआ था। उसी के अनुसार 10 तारीख को उपयुक्त सभी जगहों से सभी किसान अपने जुलूस लेकर दोपहर 1:30 बजे आज़ाद मैदान पर इकट्ठा हुए थे। कोंकण से आए किसान बंधु विक्टोरिया डाक से सीधे बेरी बंदर के सामने वाले मैदान में इकट्ठा हुए थे। अन्य किसानों के समूह परेल के कामगार मैदान पर जुटे और बड़े जुलूस में आज़ाद मैदान पहुंचे। जुलूस में जगह जगह जमींदारी पद्धति खत्म करो, सावकर शाही को नष्ट करो, किसानों की जय हो आज पंक्तियां लिखी हुई पताकाएं लहरा रही थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भी जय बोली जा रही थी। इस प्रकार के तामझाम वाला जुलूस कालवा देवी मार्ग से आ रहा था, जिसे देखकर वहां के व्यापारियों को दहशत सी हुई। कांग्रेस जैसी अधिकार रूढ़ सत्ता के खिलाफ किसानों का ये संगठित विद्रोह देखकर उन्हें डर और आश्चर्य अगर महसूस हुआ तो उसमें असामान्य कुछ भी नहीं था। ये जुलूस जैसे ही आज़ाद मैदान पर आया तब तक चौपाटी की राह में मुंबई के बालू लोगों का तीसरा जुलूस किसानों के जुलूस में शामिल हुआ। इसके अलावा ठाणे, कल्याण आदि जगहों के किसान विभिन्न मार्गों से आज़ाद मैदान पर आ रहे थे। ठाणे जिले के किसान बंधु डॉक्टर भोयर के नेतृत्व में सुबह ही दादर से कामगार मैदान पर उपस्थित हुए थे। इस प्रकार जमा बड़ा बढ़ता रहा और धीरे धीरे आज़ाद मैदान पर जुलूस के लिए इकट्ठा किसानों की संख्या 20 से 25 हजार तक पहुंच गई। इस महाप्रचंड जुलूस में व्यवस्था कायम रखने के लिए भाई चित्रे यालिक पर्लेकर, पोतबीस प्रधान मिर्जकर, अन्य सभी साथियों ने यहाँ पर इकट्ठा हुए और सहयोग किया। किसानों को आज के किसानों के जुलूस के बारे में सविस्तार जानकारी दी गई। तभी वहाँ पर ए डिवीज़न के पुलिस इंस्पेक्टर जुलूस किस राह से और कैसे ले जाया जाए इस बारे में पुलिस कमिश्नर का हुक्म लेकर आए थे। जुलूस को काउंसिल हॉल के सामने ले जाते हुए बीच में कहीं भी बिना रोके आज़ाद मैदान तक ले जाने की सूचना पुलिस ने जुलूस के कार्यकर्ताओं को दे दी। इस बारे में किसान नेताओं में काफ़ी सोच विचार हुआ और उन्हें पुलिस के निर्देशों का पालन करने की बात माननी ही पड़ी। हालांकि उन्होंने मांग की कि इस जुलूस में कम से कम 20 प्रतिनिधियों को सम्माननीय मुख्य प्रधान से मिलकर किसानों की बात उन्हें बताने की इजाज़त दी जाए। पुलिस कमिश्नर ने तुरंत उन्हें इस बात की इजाज़त दे दी। इस प्रकार मेयो रोड के पास से कुपरेज के पास से काउंसिल हॉल को घेरा देकर म्यूजियम के पास से 20-25 हजार किसानों का ये जुलूस गगनभेदी घोषणाएं देते हुए एक बार फिर शाम 5 बजे के आसपास आज़ाद मैदान पहुंच गए। इस प्रचंड जुलूस का संगठन और व्यवस्था देखकर कोई भी अचंभित ही होता। हमें लगता है कि कानून और व्यवस्था विभाग के अधिकारियों ने मुंबई की सारी पुलिस इस जुलूस के बंदोबस्त के लिए भेज दी है। 1931 में कांग्रेस द्वारा पुकारे गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में सरकार द्वारा बिल्कुल इसी प्रकार का बंदोबस्त रखा गया था। तब कांग्रेस का केसरिया रंग की कपड़े पहनी देश सेविकाएं पुलिस का बंदोबस्त रखकर ये जुल्मी सरकार नहीं रखना,
ये जुल्मी सरकार नहीं रखना गीत गाया करती थी। आज उस गीत के सूत्रधार गरीबों की शांति और न्यायपूर्ण मांगों के लिए निकाले गए जुलूस के पुलिस का कड़ा बंदोबस्त करने पर मजबूर है। ये देखकर सोचने विचारने वाले किसी भी व्यक्ति को अचरज जरूर लगता। किसानों का ये बड़ा जुलूस जब कांस्ता हाल के आगे से गुजर रहा था, तब भी गरीबों की सहायक कहलाने वाली कांग्रेस सरकार ने उनकी ओर सहानुभूति से देखने तक की तकलीफ नहीं की। कांग्रेस के लोगों का ये बर्ताव ही बताता है कि उन्हें किसानों के प्रति कितनी आस्था है। आखिर ये जुलूस जब एक बार फिर आज़ाद मैदान पहुंचा, तब स्वतंत्र लेबर पार्टी के नेता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता में सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। इससे पूर्व सम्माननीय खेर अर्थात मुख्यमंत्री महाराष्ट्र ने किसानों के बीच 20 प्रतिनिधियों से शाम 7 बजे मिलने का आश्वासन दिया था। आज़ाद मैदान पर किसानों की सभा में भाई चित्रे का भाषण हुआ। भाई चित्रे की तरह का याज्ञिक, प्रधान, लालजी पेंडसे, मिर्चकर, टिप्पणीस आदि नेताओं के फड़कते भाषण हुए। उनके भाषणों के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भाषण हुआ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भाषण देने के लिए उठ खड़े हुए तो उनके नाम का जय घोष हुआ। अपने भाषण में उन्होंने बड़ी स्पष्ट ढंग से बात की और बताया कि मेहनत करने वालों का अगर संगठन बनाना हो तो उसमें जाति भेद, धर्म भेद को बिल्कुल जगह नहीं होनी चाहिए। पहले ही ये मेहनतकश वर्ग जबरदस्त आर्थिक दबाव के नीचे दब गया है। ऐसे हालात में बने संगठन में, जैसा कि मैंने कहा है, विषमता का कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। आज भी जातियों के मेहनतकश वर्गों का ये संगठन देखकर मुझे आनंद हो रहा है। इसीलिए आज के दिन को मैं सौभाग्य का दिन मानता हूँ, क्योंकि आज हमारा ये संगठन केवल स्वार्थ त्याग के बल पर ही खड़ा है। इसीलिए मेहनतकश वर्ग को अमीर वर्ग के पक्ष यानी कि कांग्रेस जैसे पक्ष के साथ सहयोग कर या उन पर विश्वास कर चलेगा नहीं। आप जानते ही हैं कि इस दुनिया में जिसका पैर जलता है और जो उसके घर में आग लगाता है, उन दोनों में क्या कभी एक राय का मनोमिलन हो सकता है? प्राणियों को ही देखिए, क्या सांप और नेवला कभी एक हो सकते हैं? चूहे बिल्ली में क्या कभी दोस्ती हो सकती है? इस प्रकार प्रकृति के खिलाफ सृष्टि बनाने वाले का आप क्या कभी भरोसा कर सकते हैं? अमीरों की शरणागृह कांग्रेस की ओर भी हमें इसी नजरिए से देखना चाहिए। मुंबई असेंबली के कांग्रेस सदस्यों को देखिए। कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतकर आए सभी सदस्य साहूकार, जमींदार, जागीरदार और अमीर लोग हैं। अपने हित के खिलाफ वे कांग्रेस को कुछ करने ही नहीं देंगे। उनमें से हर एक 50,000 रुपए से अधिक आय वाला है। ब्याज के सहारे अपना धन बटोरने वाले ये लोग मेहनतकश लोगों के कल्याण की बात कैसे कर सकते हैं? इस बात की आप पक्की गांठ बांध ले कि कांग्रेस की कृपा से चुनकर आए ये सदस्य आपके हित की कोई बात नहीं करेंगे। 1937 में आप लोगों ने जब इन्हें चुना तब ये किस प्रकार आपके पैर छू रहे थे, उसे याद कीजिए। हम सबसे पहले आपके हित का ख्याल रखेंगे। आपके हित के लिए कांग्रेस ने फौरी अपनाई है, इसलिए कांग्रेस को ही मत दीजिए। कहने वाले कांग्रेस के ये नेता आपकी तरफ अब देखेंगे तक नहीं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इन मधुरभाषी लोगों को आगे से बिल्कुल घास न डालें, न उनकी परवाह करें। ऐसे धोखेबाज लोगों की असली पूजा पैर की ठोकर लगाकर ही की जानी चाहिए। आगे से अपना सच्चा हितकारी कौन होगा, ये तय करते समय पूरी सावधानी बरतें। आपके पास अपनी बुद्धि है, सो अपनी बुद्धि के बल पर अच्छे बुरे के बारे में सोचकर तय करें कि आपका असली हितैषी कौन है। कौन सा पक्ष प्राणों की परवाह किए बगैर आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है, इसका फैसला खुद सोच कर करें। सच पूछो तो दुनिया में केवल 2 ही जातियां हैं, अमीर और गरीब। इनके अलावा तीसरा वर्ग है मध्यम वर्गीय। दुनिया के किसी भी उज्जवल आंदोलन के विनाश के लिए यही वर्ग जिम्मेदार होता है। कल्पना कीजिए, मेहनत कर अपना पेट पालने वाले लोग हमारे देश में 80% तक है। सोचिए कि इस आंकड़े की तुलना में अन्य वर्गों का अनुपात कितना कम है, लेकिन केवल अज्ञान के कारण और वरिष्ठ कहलाने वालों के हाथ में सत्ता होने के कारण आप हम जैसी बहुसंख्यक जनता को विषय दे सकते हैं। लेकिन अगर आप सभी लोग जागरूक रहेंगे, संघ शक्ति और आत्मनिर्भरता के साथ किस बात पर अपना हित है, इसका अगर आपको पता चले तो आप पलक झपकते सभी अधिकार अपने हाथ में ले सकते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस के सविनय अवज्ञा आंदोलन का आप अगर सूक्ष्मता से निरीक्षण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेहनत करने वाले लोगों की मदद से ही कांग्रेस इतने प्रभावी ढंग से अपनी लड़ाई लड़ सकी है। इन मेहनतकश लोगों को कांग्रेस के सत्ताधारियों ने उस समय बहुत सारे आशा भरे वचन दिए थे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस हाथ में जब सत्ता आएगी तब कांग्रेस सबसे पहले गरीब मेहनतकश लोगों के हितों की रक्षा
के मसले पर काम करेगी। लेकिन आज आप क्या देख रहे हैं? आज कांग्रेस की गवर्नमेंट है, यानी कि हम 1938 की बात कर रहे हैं। 37 में कांग्रेस के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री सम्मानीय खेर के नेतृत्व में सरकार का गठन हो चुका है। महाराष्ट्र की बात हम कर रहे हैं। आज कांग्रेस के हाथ में सत्ता है, लेकिन वह कोई काम अपनत्व के साथ या फौरन नहीं करती। आज मुंबई असेंबली में उनके उम्मीदवारों की संख्या अधिक है। बहुमत के बल पर आपके हित में कोई भी कानून बनाना उनके लिए असंभव नहीं है। हमारी स्वतंत्र लेबर पार्टी के केवल 145 सदस्य हैं। इतने कम सदस्य, संभवतः 15 सदस्य होने चाहिए, 15 सदस्य हैं। इतने कम सदस्यों के सहारे आपके हित में कानून बनाना हमारे लिए असंभव है। इसलिए आज के बाद ध्यान रखें कि कांग्रेस के पूंजीपतियों को अपने वोट देकर चुनाव न जिताएं। आज जिस प्रकार आप संगठित होकर यहाँ आए हैं, उसी प्रकार जाति भेद, धर्म भेद भुलाकर अपने संगठन को मजबूत बनाइए। अर्थात स्वतंत्र लेबर पार्टी को मजबूत बनाने की बात बाबा साहब ने यहाँ पर कह दी है। कोंकण के बारे में सोचे तो वहाँ जमींदार साहूकारों की संख्या केवल 1000-2000 तक होगी और हाड़ तोड़ मेहनत करने वाले आपके जैसे 13 लाख से अधिक लोग हैं। ऐसे जब हाल हैं तब भी हम इतने दुर्बल क्यों हैं? इस बात पर मुझे बड़ा आश्चर्य महसूस होता है। आज 1000-2000 लोग हम जैसे 13 लाख लोगों पर अपनी हुकूमत चला रहे हैं। इसका मूल कारण है कि हमारी गरीबी, मुट्ठी भर अमीरों से आप निचोड़े गए हैं, निचोड़े जा रहे हैं। निचोड़ी हालत में आपके अंदर प्रतिकार करने की ताकत ही नहीं बची है। इसीलिए जिन्होंने आपको आपकी इस असहनीय और असहाय हालत तक पहुंचाया, उन खोत साहूकार, जमींदार आदि की किसी तरह से कोई सहायता न करें। ये भी ध्यान में रखें कि कांग्रेस कभी भी इन धर्मानों को दुख पहुंचाकर आपका हित कभी नहीं करेगी। इस प्रकार आज यहाँ जुटे विभिन्न जातियों के लोग अपनी अपनी जाति के संगठन बनाकर अलग अलग अपना कार्य किया करते थे, इसलिए मेहनत कशों का संगठन नहीं बन पाया था। लेकिन अब ऐसा संगठन बनने का भाग्य दिखाई दे रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। अमीर वर्ग की सहायता करने वाली कांग्रेस की किसी भी प्रकार की सहायता कर अपना हित नहीं होगा। आज के हालात यही बता रहे हैं। पिछले असेंबली इलेक्शन में जिस तरह हमने स्वतंत्र लेबर पार्टी की ओर से कांग्रेस के खिलाफ लड़कर कुछ एक सीटें हासिल की हैं, उसी प्रकार अगर कम्युनिस्ट आदि उग्रवादी पक्षों के नेता भी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ते तो उन्हें भी 2-4 सीटें जरूर मिलती और आखिर असेंबली में हमारी कुल संख्या बढ़ने के कारण हमारी मदद ही होती। जो हो, कम से कम आगे उन्हें अपने कर्तव्य को निभाने में कोताही नहीं बरतनी चाहिए। साथ ही इस मौके पर अपने कम्युनिस्ट मित्रों से 2 शब्द उनके हित के लिए सुनाना गलत नहीं होगा। कम्युनिस्ट दर्शन की किताबें यहाँ उपस्थित सभी कम्युनिस्ट नेताओं की तुलना में मैंने काफ़ी अधिक पढ़ी हैं। उन किताबों को पढ़कर मुझे लगा कि इनमें जो दर्शन बताया गया वह भले कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसका कहाँ तक इस्तेमाल किया जा सकता है, ये हमें देखना होगा। और अगर सोच समझकर उस दर्शन को लागू किया जाए तो मुझे लगता है कि रूसी लोगों को उसे लागू करने में जितना समय लगा था उससे कम समय में हिंदुस्तान में लागू किया जा सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान में स्थितियां उसके अनुकूल हैं। इसीलिए मुझे साम्यवादी दर्शन हमेशा मेहनतकश वर्ग की आंदोलन स्वरूप लड़ाई से काफ़ी मिलता हुआ और करीब लगता आया है। आज हमारा ऐसा हाल है कि हमारे पास धन नहीं है, हमारे आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए कोई प्रभावी दैनिक अखबार नहीं है, सरकारी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इसीलिए आप अपना अलग संगठन बनाएं। सभी आपसी मतभेदों को बुलाकर अपनी लड़ाई लड़ने के लिए धैर्य के साथ तैयार हो जाइए। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद क्रांतिकारी था। पहला प्रश्न है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संगठन पर क्या परामर्श दिया है, क्या सलाह दी है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्यों बहुजनों से कहते हैं कि अपनी बुद्धि है, आपकी अपनी बुद्धि है, सो अपनी बुद्धि के बल पर अच्छे बुरे के बारे में सोचकर तय करें कि आपका असली हितैषी कौन है और क्या वर्तमान परिदृश्य में ऐसा संभव है। वर्तमान परिदृश्य का मतलब राजनीतिक परिदृश्य को देखिए कि कौन सा राजनीतिक दल आपका भला कर सकता है, उसकी वर्किंग को देखिए। मैं समझता हूं कि आप बखूबी इस बात को समझते हैं और क्योंकि समाज जागरूक हो, यही उद्देश्य डॉक्टर अंबेडकर संदेश का है। और समाज जागरूक तब होगा तब बाबा साहब के जब स्पीचेज को वो सुनेंगे। बाबा साहब के स्पीचेज को हूबहू सुनाने के लिए ये डॉक्टर अंबेडकर संदेश शुरू किया गया आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आवाज़ का मतलब हम आपको बता देते हैं, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, भारत के राष्ट्रीय लेवल का ये संगठन बहुजनों के हितों के लिए, खासकर SC/ST समुदाय के लिए पूरी तरह से ये डेडिकेटेड है।
बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है। इसी बात के साथ इन 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का जवाब हमें उम्मीद रहेगी कि आप जरूर देंगे। और इसी के साथ आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन एक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में। संकलन कर्ता गृह में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्ता गृह में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।